जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बनने से सैकड़ों साल पहले ही दुनिया भर के 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और फारस से लोग यहां ज्ञान की तलाश में आते थे। ज्ञान की वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5वीं शताब्दी में गुप्ता एम्पायर द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे पहले रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज था, उसमें 3 बड़ी इमारतें थीं: रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनमें 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थीं। लेकिन फिर 12वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा तूफान आया जिसने ज्ञान के इस मंदिर को राख में बदल दिया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी को जब जलाया गया तो वो आग 3 से 6 महीने तक धधकती रही। आखिर इतनी नफरत कहां से आई? नालंदा को किसने और क्यों जलाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में नालंदा एक ही रात में खत्म हो गया था, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आइए आज तथ्यों के आधार पर सच जानते हैं। नालंदा को तबाह करने का आरोप जिस शख्स पर लगता है, उसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये एक तुर्क अफगान सेनापति था जो दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी भारत, बिहार और बंगाल पर कब्जा करने निकला था। नालंदा को जलाने के पीछे एक बहुत ही मशहूर किस्सा सुनाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। तब किसी ने उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी। खिलजी ने शर्त रखी कि वो किसी भी काफिर की दी हुई दवा नहीं खाएगा। तब आचार्य ने उसे कुरान पढ़ने को दी। खिलजी वो कुरान पढ़ता गया और ठीक हो गया। दरअसल आचार्य ने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य दवा लगा दी थी, जो थूक के जरिए खिलजी के शरीर में चली गई। कहा जाता है कि जब खिलजी को यह सच पता चला तो वो इस बात से बहुत जल भुन गया कि इन बौद्ध भिक्षुओं का ज्ञान उसके हकीमों से ज्यादा कैसे है, और इसी ईर्ष्या और नफरत में उसने नालंदा को जलाने का आदेश दे दिया। इतिहास को समझने के लिए हमें उस समय के फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज की किताब तबकात नासिरी को पढ़ना होगा। मिन्हाज लिखता है कि बख्तियार खिलजी एक बहुत ही लालची और क्रूर आक्रांता था जिसे सिर्फ धन दौलत लूटनी थी। 1193 से 1197 ईस्वी के आसपास उसने बिहार के ओदंतपुरी पर हमला किया। उस जमाने में मॉनेस्ट्रीज बहुत विशाल होते थे और वो किसी बड़े किले जैसे दिखते थे। खिलजी की सेना ने नालंदा और ओदंतपुरी को एक सैन्य किला समझकर हमला कर दिया। मिन्हाज लिखता है, वहां बहुत सारे सिर मुंडाए हुए लोग थे जिन्हें मार दिया गया। वहां किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर था। जब मुसलमानों ने किताबों के बारे में पूछा तो पता चला कि ये कोई किला नहीं बल्कि एक मदरसा था। यानी खिलजी ने नालंदा को सिर्फ इसलिए तबाह किया क्योंकि वो एक लुटेरा था जो किसी भी गैर इस्लामिक संस्था, मूर्तियों और ज्ञान को नष्ट करके अपना खौफ और सत्ता स्थापित करना चाहता था। अब आता है वो सवाल जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या खिलजी के हमले के बाद नालंदा पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था? इसका जवाब है नहीं। ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मरता। हमले के करीब 40 साल बाद 1234 ईस्वी में एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन नालंदा आए थे। उनकी डायरी के अनुसार नालंदा बहुत बुरी हालत में था। उसकी ज्यादातर इमारतें टूट चुकी थीं, लेकिन वो तब भी जिंदा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वहां एक 90 साल के गुरु राहुल श्रीभद्र तब भी 70 छात्रों को पढ़ा रहे थे। उन्हें वहां के एक स्थानीय ब्राह्मण जयदेव का समर्थन और पैसा मिल रहा था। यानी खिलजी की आग भी नालंदा को पूरी तरह नहीं मार पाई थी। लेकिन क्योंकि राजाओं का संरक्षण खत्म हो चुका था और विदेशी हमले लगातार हो रहे थे, इसलिए धीरे धीरे वहां से विद्वान नेपाल और तिब्बत की ओर भागने लगे और 14वीं सदी आते आते नालंदा पूरी तरह वीरान और खंडहर हो गया। दोस्तों, नालंदा का जलना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, वो भारत के ज्ञान और विज्ञान के इतिहास का कई 100 साल पीछे चले जाना था। बख्तियार खिलजी ने शायद उन किताबों को जला दिया, लेकिन वो ज्ञान की उस प्यास को नहीं जला पाया जो आज भी हम भारतीयों के अंदर है। आज सदियों बाद नालंदा के उसी खंडहर के पास न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी हो गई है, जो इस बात का सबूत है कि आग कागज को जला सकती है, विचारों को नहीं। आपको क्या लगता है, अगर नालंदा की वो 90 लाख किताबें आज हमारे पास होतीं, तो भारत आज विज्ञान में कहाँ होता?